हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमपिता परमेश्वर भी पूर्ण है, उससे उत्पन्न होने वाला यह संपूर्ण जगत भी पूर्ण है, और पूर्ण से जब पूर्ण निकल जाता है तो पूर्ण ही शेष बचता है। आइए हम लोग आज की क्लास में मैथमेटिक्स या गणित के परिचय के बारे में बात करें। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि पिछले एक सप्ताह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। उसके पीछे कारण यह था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी भी थोड़ी कमज़ोरी फील हो रही है। और आज जब मैंने सोचा कि वीडियो आपका बनाऊं और मैथ्स की क्लास आज शुरू की जाए, तो पता चला कि यहाँ जो फाइबर लाइन है, फाइबर लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस कारण से मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपका ये वीडियो आज नहीं बना पा रहा हूँ। बट कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, इफ़ देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो मेरी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है और मैं बड़ा व्यग्र हो जाता हूँ आप लोगों से जब 2-4 दिन आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि आज मैं मैथ्स का परिचय आप लोगों को पढ़ा दूंगा। उसके लिए बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है और काफ़ी जानकारी आपको मैं आज देने वाला हूँ। आइए हम लोग आज की क्लास में देखते हैं कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, गणित किसे कहते हैं। देखिए, यदि बात की जाए तो आई वुड लाइक टू टेल यू मैथमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ इट्स एब्स्ट्रैक्ट पार्ट। गणित विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है अमूर्त विज्ञान से। तो देखो, मैं बता दूं कि विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो विज्ञान को हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला विज्ञान है प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस। दूसरा विज्ञान है सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस। और तीसरा विज्ञान है जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट साइंस या अमूर्त विज्ञान कहते हैं। देखो, जब आप बात करते हो प्राकृतिक विज्ञान के बारे में तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान में जो भी सिद्धांत या थ्योरीज होती हैं वे सब यूनिवर्सल होती हैं, मतलब वह सार्वभौमिक होती हैं, अर्थात समान परिस्थितियों में समान रूप से लागू होने वाली। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप एक बॉल को ऊपर फेंकोगे तो बॉल ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। यह फेंकने का काम कोई भी करेगा तो सेम टू सेम आपको इवेंट देखने को मिलेगी, चाहे मैं करूं, चाहे कोई नासा का वैज्ञानिक करे या फिर आप करो। इसी प्रकार से हाइड्रोजन को हम यदि ऑक्सीजन से मिला देंगे तो जल का निर्माण होगा। कोई भी करेगा, अगर परिस्थितियाँ समान रखी जाए तो समान प्रकार रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के विज्ञान को हम लोग प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। एक दूसरा विज्ञान होता है जिसमें हम लोग मानव समाज और उनके बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग सोशल साइंस कहते हैं, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और निश्चित रूप से चूंकि मानव का अध्ययन जहाँ पे आप करोगे तो मानव के अलग अलग स्वभाव होते हैं, और जाहिर सी बात यह है कि यही कारण है कि इस विज्ञान के सिद्धांत देश काल परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। कभी ये लागू होंगे और कभी ये लागू नहीं होंगे। एक तीसरे प्रकार का विज्ञान है जिसके सिद्धांत आज भी लागू होंगे, कल भी लागू होंगे, समय बदलने के साथ में उस सिद्धांत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे विज्ञान को हम लोग अमूर्त विज्ञान कहते हैं। और मैथमेटिक्स या गणित एक ऐसा ही विज्ञान है। देखो, मैथमेटिक्स का जैसे एक फॉर्मूले की बात करो आप, a+b², जब तक यह धराधाम रहेगी, जब तक मानव रहेगा, a+b² a² + b² + 2ab ही होना है, कुछ और नहीं होना है। तो यह जो गणित है, गणित जो है एब्स्ट्रैक्ट साइंस है और इसके सिद्धांत जो कि सार्वभौमिक के साथ साथ सार्वकालिक भी होते हैं। यही कारण है कि मैथमेटिक्स को सुप्रीम साइंस कहा जाता है, इसको पराविज्ञान कहते हैं, इसको विज्ञान का माता पिता कहा जाता है, इसको हम लोग विज्ञान की जननी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ मैथमेटिक्स इन आवर लाइफ। गणित जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है कि इसे हम लोग विज्ञान का माता पिता कहते हैं। और आप जानते ही हो कि आज की जो दुनिया है यह विज्ञान की दुनिया है। विज्ञान के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कह सकते हो, अगर विज्ञान के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते और विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण अगर मैथमेटिक्स है, तो जाहिर सी बात है कि हम विज्ञान की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे मैथ्स या गणित के बिना। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे आगे आता है कि जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, तो यह जो इतना महत्वपूर्ण किस बात के लिए है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा।
देखिए, जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एक ग्रीक टर्म से निकला हुआ है, जिसका जो टर्म है मैथेमा। इसका मतलब है टू बी लर्नड, जो सीखा गया। टू बी लर्न जो सीखने योग्य है, जो सीखा जाता है। तो मैथमेटिक्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह यही है कि जो सीखा गया, जो सीखा जाता है। अगर आप बात करोगे तो मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा के लिए भी हम लोग शिक्ष धातु का प्रयोग करते हैं, विद्या के लिए भी विद धातु का प्रयोग करते हैं। और विद्या का मतलब होता है जानना, शिक्षा का मतलब होता है सीखना, गणित का मतलब होता है जानना और सीखना। जाहिर सी बात है कि अगर आप शिक्षा के साथ इसकी तुलना करना चाहोगे तो समानांतर खड़ा हो जाता है ये शिक्षा के। अर्थात कहने मतलब यह है कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसको जो नाम दिया गया इसलिए दिया गया कि हम इसमें कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं। इसमें बहुत सारी बातें सीखने वाली होती हैं, जानने वाली होती हैं। और हम सीखते और जानते क्यों हैं? इसका जो उद्देश्य है वह है मानव मात्र का विकास करना। और यही कारण है कि शिक्षा के लिए जो शब्द इस्तेमाल है वो शब्द है एजुकेशन। एडुकेशन एडुकेयर से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है डेवलपमेंट। मतलब आप कह सकते हो कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सीखते हैं, जानते हैं, ताकि अपने जीवन का विकास कर सकें। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि गणित भी विज्ञान की ऐसी एक शाखा है, एक ऐसी शिक्षा का यह एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सीखते हैं, जानते हैं, ताकि हम अपने जीवन का विकास कर सकें। और यही कारण है कि भारत की भूमि पर सबसे पहली बार मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में सिस्टमेटिक तरीके से गणित का अध्ययन शुरू हुआ। तो भारत के महान जो विद्वान थे लगध मुनि, उन्होंने एक वेदांग ज्योतिष नाम की किताब लिखी। उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया कि गणित का क्या महत्व है। उन्हें बताया कि यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मनयोजथा वेद वेदांग तथा तद वेद वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धनि स्थितम। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से लगध मुनि का यह जो वेदांग ज्योतिष का यह अध्याय जो है श्लोक नंबर 4 श्लोक नंबर है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से शिखाओं में मयूर या मोर की शिखा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से मणियों में नाग का मणि श्रेष्ठ है, और जिस प्रकार से श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग वेदांग की शिक्षाओं की बात करें, उसमें गणित जो है वह सर्वोपरि स्थान पर विद्यमान है। तो निश्चित रूप से जो गणित की जो महिमा है वो भारत के धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताई गई है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यदि हम बात करें व्यक्ति के बारे में कि कौन व्यक्ति है जिसने सबसे पहली बार गणित का एक सिस्टमेटिक अध्ययन शुरू किया। अगर हम बात करेंगे ऐसे तो बताना चाहूँगा कि यूनान की धरती पर और भारत की धरती पर जो है गणित का अध्ययन जो है शुरू हुआ। भारत के जो वैदिक साहित्य हैं, वैदिक साहित्यों में हमें यज्ञ वेदियों के लिए अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण जो किया जाएगा, उसके माप के बारे में बड़ा ही विस्तृत पूर्वक अध्ययन किया गया है। यूनानियों का जो गणित है उसके प्रति उनकी अभिरुचि इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि आज भी हम लोग मैथमेटिक्स के मैक्सिमम जो सिंबल प्रयोग करते हैं वह यूनानियों के ही अल्फ़ाबेट से किया जाता है। चाहे वो आपका थीटा हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे सिग्मा हो, चाहे एप्सिलॉन हो, चाहे वह आपका अल्फ़ा हो, चाहे बीटा हो, ये सारे जो हम लोग यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में सिंबल इस्तेमाल करते हैं वह यूनानियों के द्वारा ही बनाए गए, उनके द्वारा जो है अल्फ़ाबेट है उन्हीं से लिए गए सारे सिंबल हैं। तो भारत की भूमि हो या आपके यूनान की भूमि, मैथमेटिक्स का यहाँ पर बड़ा ही अच्छी तरीके से अध्ययन किया गया। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में बात की जाए, एक व्यक्ति के रूप में जो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स या गणित का अध्ययन किस व्यक्ति ने सबसे पहले स्टार्ट किया? तो इसमें जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है वो व्यक्ति हैं थेल्स। 600 ईसा पूर्व में यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने गणित का एक सिस्टमेटिक अध्ययन शुरू किया। यही कारण है कि थेल्स को हम लोग कहते हैं फर्स्ट मैन ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि गणित का पहला व्यक्ति किसे कहा जाता है तो उसका आपका आंसर हो जाएगा वो व्यक्ति हैं यूनान के थेल्स। फिर से मैं आई वुड लाइक टू रिपीट, भारत की भूमि पर गणित का अध्ययन इसके बहुत पहले शुरू हो गया था। लेकिन आपको पता ही है कि ओरल ट्रांसमिशन हुआ भारत में बहुत लंबे समय तक लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। और यही कारण है कि हम लोग का जो गणित है वो गणित का जो अध्ययन है वो बाद में आ जाता है और यूनानियों का अध्ययन जो पहले आ जाता है। हालांकि वैदिक साहित्य जो है उसको ऋचाओं की रचना जो बहुत पहले कर दी गई थी। यूनानियों के
ज्ञान विज्ञान के बहुत पहले, लेकिन बाद में लिखने का काम जो है उसमें बहुत बाद में इसमें किया गया। तो दुनिया का जो पहला मैथमेटिशियन है, पहला जो गणितज्ञ है, वो हम लोग किसको मानते हैं? वो मानते हैं थेस को। थेस वही व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहली बार यह बताया था कि पृथ्वी का आकार जो है वह गोलाकार है, पृथ्वी का आकार जो है वह गोलाकार है। और साथ ही साथ कि पृथ्वी, उन्होंने ज्यामिति या ज्योमेट्री की सहायता से पाइथो से भी ये बताने की कोशिश किया कि गणित जो पृथ्वी है वो पृथ्वी गोल है। हालांकि पाइथागोरस ने बाद में क्या किया, उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया कि पृथ्वी का आकार गोल ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि हु इज़ एंटरटेन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, हम लोग गणित का पिता किसे मानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गणित का पिता माना जाता है आर्किमिडीज़ को। देखिए दूसरी तीसरी जो है सेंचुरी बीसी में एक बहुत बड़े दुनिया के वैज्ञानिक हुए जिनको हम लोग आर्किमिडीज़ के नाम से जानते हैं। हालांकि उनके जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं लोगों को, लेकिन उन्होंने जो कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, जैसे कि आपका वर्ग है, जैसे कि आपका त्रिभुज है, जैसे कि आपका स्फीयर या गोला है, जैसे कि आपका सिलेंडर या बेलन है, उन्होंने इन सब के सरफेस एरिया का फार्मूला दिया, उन सब के वॉल्यूम का फार्मूला दिया। तो जैसे उन्होंने वॉल्यूम मतलब आपका ये जो आयतन होता है, जितना स्थान वो वस्तु घेरता है, तो गोला हो गया, जैसे कि आपका बेलन हो गया, इनका आयतन कितना होगा, और साथ ही साथ जैसे आपका वृत्त है, वर्ग है, इनके क्या क्षेत्रफल हो सकते हैं, इसका भी उन्होंने फॉर्मूला दिया था। साथ ही साथ उन्होंने कई प्रकार के और इस प्रकार के गणित में अध्ययन किए थे। यही कारण है कि आर्किमिडीज इज एंटरटेन एज फादर ऑफ मैथमेटिक्स। यही कारण है कि आर्किमिडीज को हम लोग गणित का पिता कहते हैं। अब यहाँ पे आगे सवाल आता है कि हाउ वी कैन डिफाइन मैथमेटिक्स, हम गणित को परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं, गणित की कैसे परिभाषा दी जा सकती है। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो मैथमेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो संख्याओं के बारे में, आप पढ़ते हो संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं का अध्ययन हम लोग जहाँ पर करते हैं, वो संख्याएं जो है वो कई सिस्टम में हो सकती है। वह संख्या हो सकती है आपका डेसिमल या दशमलव प्रणाली में, वह हेक्साडेसिमल में हो सकती है, वह बाइनरी में हो सकती है, वह ऑक्टल में हो सकती है। तो ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का अध्ययन हम लोग जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच के रूप में करते हैं उसका नाम है अंकगणित, या उसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूँगा कि अरिथमेटिक के अंतर्गत हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि अगर कोई दुकानदार है, वह दुकानदार कोई वस्तु खरीदता है और उस वस्तु को उससे अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसे लाभ की प्राप्ति होती है। अब जाहिर सी बात है कि उसको अगर हम 100 के हिसाब से निकालें तो कितने लाभ की प्राप्ति होगी, इसको हम परसेंटेज कहते हैं। तो हम वहाँ पे परसेंटेज के बारे में भी हम लोग अंकगणित में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूँगा कि आप अंकगणित या जो आपका अर्थमेटिक है, वहाँ पे आप बैंकिंग प्रणाली में भी पढ़ते हो कि अगर आपने बैंक से लोन लिया और बैंक ने क्या किया, आपके ऊपर 5% का ब्याज लगा दिया, तो अगर 2 साल के बाद अगर आपको पैसा चुकाना पड़ेगा तो उसका जो मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा, आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। अगर वो हर साल जो मूलधन के साथ में ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो कितना आपको ब्याज देना पड़ेगा, इसको हम साधारण ब्याज और इसको हम लोग कहते हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो भी हम लोग अर्थमेटिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप दुकान में सामान खरीदने जाते हो तो जब कपड़े जो है वो मौसम के हिसाब से नहीं होते तो वहाँ पे क्या करते हैं कि दुकानदार लोग डिस्काउंट देते हैं ताकि आप अधिक से अधिक कपड़े खरीदो। तो वहाँ पे जो डिस्काउंट या बट्टा है उसके बारे में पढ़ते हो। तो देखो अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक में हम लोग नंबर या संख्याओं के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूँगा कि इसमें हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि अगर मान लो कि कोई आप जाते हो दुकान में, मान लो कि आप अंगूठी खरीदने जाते हो और आपने सोने की अंगूठी पसंद की और सोने की अंगूठी का आपने पूछा कि भाई कितने कैरेट की अंगूठी है। उस व्यक्ति ने कहा यह 24 कैरेट की अंगूठी है। जबकि उसने क्या किया, उसने बड़े ही चालाकी या मक्कारी के साथ में उसमें 6 कैरेट जो है वो मिला दिया है कॉपर, तो 18 कैरेट का गोल्ड आपको 24 कैरेट का गोल्ड करके बेच रहा है। अब सवाल ये है कि उसमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितनी है और आप कितना धोखा खा रहे हो, आपसे वो कितना पैसे जो है वो गलत तरीके से ऐंठ रहा है। ये सारी बातें जो क्वालिटी के बारे में है, यह भी अध्ययन हम कहाँ करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं। इसी प्रकार से मैं बताना मैं चाहूँगा कि जैसे आप कहते हो कि अगर एक क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ी हैं तो सभी खिलाड़ियों का समूह, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, अपूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्णांक संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह, विषम संख्याओं का समूह, ये जो ग्रुप या समूह है इसका अध्ययन हम लोग मैथमेटिक्स के अलग शाखा के रूप में करते हैं, जिसको हम लोग सेट थ्योरी या समुच्चय जो है उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, समुच्चय गणित कहते हैं।
तो आप वहाँ पर जो सेट थ्योरी है, वहाँ पर सेट थ्योरी में आप इसके बारे में अध्ययन करते हो। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूँगा कि अगर जैसे आप कहते हो कि कोई भी गाड़ी है, वो ये गाड़ी जो है वह 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से स्टार्ट हुई, और वह 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है वह 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो उसकी गति में प्रति सेकंड क्या परिवर्तन आ रहा है, तो ये परिवर्तन का अध्ययन हम लोग जहाँ पर अध्ययन करते हैं, वो परिवर्तन जो है, यदि हम लोग बहुत छोटे परिवर्तन की बात करें, जिसको हम लोग बात करें, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर अगर हम गति को y से लिखें और समय को x लिखें, तो y बराबर y समानुपाती x। y की जो वैल्यू है x पर डिपेंड कर रही है, y की जो वैल्यू है x पर डिपेंड करती है, या x की वैल्यू मान लो y पर डिपेंड करती है। दो वेरिएबल्स अगर होते हैं और उनके बीच के संबंध निकालने होते हैं, तो इसका अध्ययन हम लोग जहाँ करते हैं उसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। और निश्चित रूप से बताना मैं चाहूँगा कि जैसे मान लो कि अगर बहुत छोटा सा परिवर्तन हो रहा है, y परिवर्तन x टाइम में होता है, तो dy/dx बराबर होता है, बराबर अगर xn है तो dy/dx बराबर xn है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो dy/dx बराबर अगर xn फंक्शन के रूप में है, तो यहाँ पर वैल्यू nxn-1 के रूप में हो जाता है। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूँगा कि अगर मान लो आपके पास कोई इक्वेशन या समीकरण है, और वो समीकरण है ax² माइनस bx प्लस c के रूप में, जहाँ पर a b c की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पर हम लोगों ने, जो हमारे मैथमेटिशियन हैं, उन्हें x की जो वैल्यू निकाली, वह x बराबर उन्होंने निकाल दिया कि -b प्लस माइनस √v² माइनस 4ac/2a। यह जो हम एक अगर हम लोग ज्ञात राशियों के माध्यम से अज्ञात राशियों का मान निकालते हैं, तो इसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, इसको हम लोग बीजगणित कहते हैं। इसी प्रकार से बताना मैं चाहूँगा कि हमारे आसपास अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। कुछ आकृतियाँ होती हैं जो वृत्त के आकार की होती हैं, कुछ होती हैं जो वर्ग के आकार की होती हैं, कुछ त्रिभुज के आकार की होती हैं, कुछ बेलन के आकार की होती हैं, कुछ शंकु के आकार की होती हैं, कुछ जो है वो आपकी आपका जो है वह क्यूब या घन के आकार की होती हैं, कुछ क्यूबॉइड या घनाभ के आकार की होती हैं, कुछ प्रिज्म के आकार की होती हैं। ये सारी जो आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों का अध्ययन उनके सरफेस एरिया के साथ में, उनके आयतन के साथ में हम जहाँ करते हैं, उसको हम लोग ज्योमेट्री या ज्यामिति कहते हैं। और ज्योमेट्री के अंतर्गत यदि सिर्फ आप त्रिभुज के भुजा और उनके कोणों का अध्ययन करते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और यदि हम किसी भी कोई जो है ज्यामितीय आकृति है, उसका क्षेत्रफल, उसके आयतन के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्षेत्रमिति या उसको हम मेंसुरेशन कहते हैं। तो ये सब जो है मुख्य रूप से आपके गणित या मैथमेटिक्स की शाखाएं हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मैथमेटिक्स में क्या पढ़ रहे हो। तो आप संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हो, आप मात्राओं के बारे में पढ़ रहे हो, आप तर्कों के बारे में पढ़ रहे हो, आप जो है आप फंक्शन या फलन के बारे में पढ़ रहे हो कि एक का मान दूसरे बदल जाना। आप इन सब के बीच के संबंधों का अध्ययन कर रहे हो। यदि हम लोग मैथमेटिक्स या गणित को परिभाषित करना चाहें, तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो हम कहेंगे कि मैथमेटिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with numbers, qualities, different type of structures and their relations। जो गणित है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम संख्याओं के बारे में, जिसमें हम मात्राओं के बारे में, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के तर्कों और उनके बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसको हम मैथमेटिक्स या गणित कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि अगर हम गणित की बात करें, तो गणित में कौन कौन शाखाएं हो गई। तो देखो, गणित में आपकी जो शाखा हो गई वो आपकी अर्थमेटिक हो गई, आपका अलजेब्रा हो गया, आपका जो है कैलकुलस हो गया, आपकी सेट थ्योरी हो गई। इसी प्रकार से आपका ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री के अंतर्गत ही ट्रिग्नोमेट्री आता है, उसी के अंदर मेंसुरेशन आता है। तो मैं आपका जो सिलेबस कवर कराने वाला हूँ, ये सारे मैं विषयों के आपके सिलेबस कवर कराऊंगा, जिससे आप विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो परीक्षा आपकी एसएससी की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे वो एनडीए तो कवर नहीं हो पाएगा, सॉरी, चाहे आपकी सीडीएस की परीक्षा हो, या फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके आईएएस या पीसीएस की परीक्षाएं हो। जितने भी एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स आते हैं, जिसका मुख्य रूप से जो संबंध है वह 8, 9, 10 के स्टैंडर्ड से होता है, वो सारी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि देखिए, जो मैथमेटिक्स है, निश्चित रूप से हम लोगों ने बात की कि मैथमेटिक्स का पिता जो है, पिता हम लोग मानते हैं आर्किमिडीज को। लेकिन अगर बात करें हम लोग भारत की, तो भारत में किसे माना जाना चाहिए गणित का पिता? मैं आपको बारे में थोड़ा, मैं इंडिया के संदर्भ में आपको थोड़ी सी बातें बताना मैं चाहूँगा।
देखिए, अगर आप बात करोगे तो भारत में सिस्टमेटिकली अगर किसी व्यक्ति के रूप में बात की जाए तो यह गणित का अध्ययन करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है आर्किमिडीज़ को। आर्किमिडीज़ ने एक किताब लिखी आर्यभट्टीय। उस आर्यभट्टीय नामक किताब में उन्होंने 4 भाग बनाए थे। उसका एक भाग है गणितपाद, और उस गणितपाद नामक जो उनकी पुस्तक है, उस गणितपाद में जो आर्यभट्टीय की एक शाखा के रूप में है, तो उन्होंने मतलब उसके एक भाग है, उस गणितपाद में उन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी भी हम एक वृत्त को लेते हैं, तो वृत्त की अगर हम सरकमफ्रेंस लें और उसका जो व्यास या डायमीटर ले लें, उन दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे तो ये अनुपात जो है एक ऐसी हमेशा एक निश्चित राशि आती है, जिसको यूनानियों ने बहुत पहले इसका पाई नाम दे दिया था, और उसकी वैल्यू उन्होंने बताई थी 22/7। लेकिन भारत के महान गणितज्ञ आर्किमिडीज़ ने बताया कि यह ऐसी संख्या है जिसको हम पूरी तरीके से एग्जैक्टली निकाल नहीं सकते। उन्होंने इसकी लगभग वैल्यू बताई थी 3.1416। और मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को हम लोग मनाते हैं 14 मार्च को। आप पूछ सकते हो कि सर 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो जो पाई की वैल्यू, देखो पाई की जो वैल्यू है वो लगभग आती है 3.14। तो 3 हो गया महीना, मार्च का महीना, और जो 14 हो गया वो होगी तिथि हो गई। 3.14 जो पाई की वैल्यू है, उसी वैल्यू के आधार पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को हम लोग पाई डे के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग पाई दिवस भी कहते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बात करोगे ज्योमेट्री की, उसमें मेन रूप से मेंसुरेशन की या ट्रिग्नोमेट्री की या फिर अलजेब्रा की बात करोगे, तो पाई जो है ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट आपके मैथमेटिकल कांस्टेंट के रूप में आता है। और यही कारण है कि दुनिया ने यह निर्णय लिया कि हम लोग पाई जो है वो मैथमेटिक्स का एक ऐसा कांस्टेंट है जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जो लगभग वैल्यू है उस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाए। तो हम लोग 14 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में। दूसरी बात कि भारत के जो महान गणितज्ञ हुए आपके आर्यभट्ट साहब, तो आर्यभट्ट साहब के बाद वारामीर आए। वारामीर ने देखिए क्या किया कि जो शून्य या जीरो है, जीरो कहते किसको हैं? हालांकि यूनानी लोग पहले से इसके बारे में जानते थे, सनी तक नहीं जानते थे। भारत के लोग भी जीरो का मतलब कहते थे, जीरो का मतलब वो प्रयोग करते थे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें कि ज़ीरो की वैल्यू जो है किस तरीके से ज़ीरो वैल्यूएबल है, इसको बताने का काम आर्यभट्ट ने किया। और बाद में उनके शिष्य जो वारामीर थे, मैं बृहद संगीता नामक किताब में यह लिखा कि अगर हम ज़ीरो को किसी संख्या के दाहिनी ओर लगा दें तो उसके मान में 10 गुना की वृद्धि हो जाती है, 10 गुना की वृद्धि हो जाती है। तो जबकि बाईं तरफ लगाने से उसके मान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब संख्या से जोड़ देते हैं जीरो को तो संख्या वही रह जाती है, और जब उसको गुना कर देते हैं तो वो संख्या जो जीरो हो जाती है। इस प्रकार से जीरो के बारे में सिस्टमेटिक अध्ययन करने का जो श्रेय है वो भारत के वारामीर को जाता है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के जो महान गणितज्ञ है भास्कराचार्य ने दुनिया को यह बता दिया कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को लें और प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग को लें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसका जो जोड़ होगा, समेशन होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। इसी प्रकार से उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी बहुत सारे फॉर्मूले बताए। और मैं एक बात कहना भूल गया कि आर्यभट्ट दुनिया के पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने a + b का होल स्क्वायर बराबर बताया था a² + b² + 2ab। तो भारत में गणित की एक बहुत बड़ी परंपरा रही, और इस परंपरा को जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक प्रतिष्ठित किया उनका नाम है रामानुजन। रामानुजन का जन्म देखो 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। और मैं बताना चाहूँगा कि उनकी जो गणित की प्रतिभा थी उसके बारे में कहा जाता है कि उनका जीवन काल उनका बहुत छोटा रहा। अगर लंबा जीवन काल रहा होता तो गणित में उनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने 3884 जो प्रमेय है, उस प्रमेय को उन्होंने संकलित करने का कार्य किया। और बहुत सारी ऐसे संख्याएं हैं जिन्होंने दिया, और जिसको बारे में बताया कि अगर हम इसको क्यूब के रूप में, अगर उसके क्यूब के जोड़ के रूप में अगर व्यक्त करना चाहें तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, जिसको हम लोग रामानुजन नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि रामानुजन ने भारत के गणित को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित किया। और यही कारण है कि 22 दिसंबर को हम लोगों ने यह निर्णय किया कि जो उनका जन्म दिवस है, इसको हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाएंगे। 2011 में भारत की सरकार ने यह निर्णय किया कि गणित दिवस मनाया जाएगा 22 दिसंबर को, और हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को भारत में गणित दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो मैं देखो अगर सम अप करना चाहूँ तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि मैथमेटिक्स गणित की विज्ञान की एक शाखा है, और ये ऐसी शाखा है जिस विज्ञान का नाम है अमूर्त विज्ञान। और अमूर्त विज्ञान वह होता है जिसके सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिक भी होते हैं और सार्वकालिक भी होते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने यहाँ पर यह देखी कि अगर हम बात करें तो देश के रूप में इसका सबसे पहला अध्ययन जो है गणित का सिस्टमेटिक अध्ययन करने का श्रेय भारतीयों को जाता है, और बाद में यूनानियों ने भी इसको आगे बढ़ाया। लेकिन यूनानियों ने जो बातें बताई वो बातें जो संकलित हो गई, और यही कारण है कि आज जो भी हम गणित में जो भी सिम्बल्स लेते हैं वो सारे सिंबल जो है यूनानियों के ही देन है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग पूछें कि पहला गणितज्ञ कौन था, तो पहला गणितज्ञ जो हो गए वह हो गए आपके थेल्स। अगर पूछा जाए आपसे कि गणित का पिता किसे कहा जाता है, तो हुए आर्किमिडीज। अगर पूछा जाए कि भारत में गणित का पिता कौन है, तो आर्यभट्ट है। अगर पूछा जाए कि भारत में किनके नाम पर हम लोग मनाते हैं गणित दिवस, तो उसका मतलब उसका हो जाएगा कि रामानुजन जो भारत के महान वैज्ञानिक रहे, तो 22 दिसंबर को उनका जन्मदिन रहता है। तो 22 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उनके राष्ट्रीय गणित दिवस गणित के रूप में मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है जिसको हम लोग पाई दिवस भी कहते हैं, 14 मार्च को। और 14 मार्च इसलिए है क्योंकि पाई की जो वैल्यू है, लगभग वैल्यू है, वो 3.14 के बराबर होता है। और मैं देखो आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग आगे की जो क्लास रहेगी वो हम लोग इंग्लिश और मैथ्स दोनों की क्लासेस पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, और इस कारण से अभी मैं थोड़ा सा पहाड़ों पर आ गया हूँ 1-2-4 दिनों के लिए। तो मैं जैसे ही पहाड़ों से नीचे आऊँगा वैसे ही वैसे रोड आ जाएगा। मैं उसी जैसे आपको बता सकता हूँ कि सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी, और बाकी बात मंगलवार, बुधवार और शनिवार को जो है सुबह में रहेगी आपकी जो क्लास रहेगी, वो क्लास सुबह की क्लास रहेगी आपकी पॉलिटी की, और शाम की क्लास रहेगी आपकी करंट अफेयर्स की। साथ साथ मैं भी बता दूं कि अभी 2-3-4 दिनों तक मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा, कुछ न कुछ पढ़ाता रहूँगा आपको। पॉलिटी के ही कुछ चैप्टर या कुछ आपके इतिहास के कुछ चैप्टर या कोई भी ऐसा चैप्टर जो बिना बोर्ड के हो जाए, आसानी से आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। और मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि वादा करके और थोड़ी मैं उसको निभा नहीं पा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे पहाड़ों की यही महिमा है, मौसम तो बड़ा सुहावना रहता है। अब आप देखो, अभी आप प्रयागराज में टेम्परेचर मुझे लग रहा है कि 35-40 डिग्री चल रहा होगा। यहाँ के बारे में बताऊँ मैं आपको कि यहाँ पे इस समय धूप तो खिल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टेम्परेचर इसमें 8 डिग्री सेल्सियस है। मॉर्निंग का टेम्परेचर यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप नज़ारा देख सकते हो, आप विहंगम दृश्य देख लीजिए। ये पूरा हिमालय आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। देखिए ऐसे इधर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और ये आप यहाँ पर देख लो कि मैं काफ़ी ऊंचाई पे हूँ ऐसे। तो आपको मैं थोड़ा सा इसका नज़ारा दिखाता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। आप ये देखो, ये पूरा ये पहाड़ों में बसा हुआ पूरा ये शहर है। और मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण से मैं क्लासेस पूरी नहीं ले पाया, तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। और मैं सोचा था कि बोर्ड जब के पास आ जाऊँगा तभी क्लास लूँगा, लेकिन आप लोगों से बात करने की, आप लोगों से रूबरू होने की इतनी बेचैनी होती है कि चाह करके भी मैं अपना रोक नहीं पाया। और चलिए एक बार